हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एचटीसी लड़ी पर। दोस्तों, आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र पढ़ने वाले हैं। उत्सर्जन तंत्र को हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम भी अंग्रेजी में बोलते हैं। दोस्तों, आइए इस सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस सेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन में वृक्क का क्या रोल है, नेफ्रॉन किसे कहते हैं, इसका क्या काम है, पादप उत्सर्जन कैसे करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज का उत्सर्जन, एक्सक्रेशन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, उत्सर्जन का परिभाषा है कि जीवों के शरीर से अपशिष्ट या अनावश्यक या अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जो अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, हम लोग जब भोजन लेते हैं तो जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं, अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, उसे शरीर से बाहर निकालना ही कहलाता है उत्सर्जन। दोस्तों, आपको बता दें, इन अनावश्यक या अनुपयोगी पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ और इस उत्सर्जन की क्रिया में जो अंग सहायक होते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। जो पदार्थ बाहर निकलते हैं उसे उत्सर्जी पदार्थ, और इस पदार्थ को बाहर निकालने में जो अंग सहायक होते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। आइए दोस्तों, आपको बता दें, हम लोग भोजन जो लेते हैं उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन होता है। तो दोस्तों, जब इसका पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट टूट के बनता है ग्लूकोज, वसा टूट के बनाता है वसीय अम्ल और प्रोटीन टूट के बनाता है एमिनो अम्ल। और आपको पता होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, एमिनो अम्ल का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। उसी तरह से वसीय अम्ल का भी फॉर्मूला होता है जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ग्लूकोज में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, वसीय अम्ल में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, एमिनो अम्ल में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, लेकिन इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन भी है। तो कुल मिला के इससे हमें ये पता चलता है कि जो हम लोग भोजन करते हैं उस भोजन में या तो कार्बन होता है, या तो हाइड्रोजन होता है, या तो ऑक्सीजन होता है, या नाइट्रोजन होता है। तो दोस्तों, उत्सर्जन की क्रिया में निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ या तो कार्बनिक पदार्थ होंगे या नाइट्रोजनी पदार्थ। तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जन की क्रिया में बाहर निकालते हैं, जो कि श्वसन की क्रिया में हमारे फेफड़े से बाहर निकल जाता है। हम लोग जलवाष्प भी बाहर निकालते हैं। जब ठंड के मौसम में हमारे मुंह से भाप निकलता है, जलवाष्प के रूप में पसीना निकलता है, गर्मी के मौसम में ये जल के रूप में निकलता है। लेकिन नाइट्रोजनी पदार्थ जो है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इसका उत्सर्जन ये नाइट्रोजन पदार्थ के रूप में होता है। तो इसे हम लोग 3 वर्गों में बांटते हैं इसके आधार पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन युक्त अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालने के आधार पर जीवों को 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 अमोनियोटैलिक, फिर यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। अमोनियोटैलिक किसे कहते हैं? तो अमोनिया का जो जीव उत्सर्जन करता है उसे अमोनियोटैलिक कहते हैं, जो यूरिया का उत्सर्जन करता है उसे यूरियोटैलिक कहते हैं, और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है उसे यूरिकोटैलिक कहते हैं। आपको बता दें, 1 मिलीग्राम अमोनिया को बाहर निकालने में 500 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है, जबकि 1 मिलीलीटर यूरिया को निकालने में 50 मिलीलीटर और 1 मिलीग्राम यूरिक अम्ल को बाहर निकालने में
5 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है। तो सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता किसको होती है दोस्तों? अमोनियोटैलिक को, उसके बाद यूरियोटैलिक को, उसके बाद यूरिकोटैलिक को। तो स्वाभाविक सी बात है, जो जलीय जीव होंगे जैसे मछली हो गया तो वो होंगे अमोनियोटैलिक। हम लोग स्तनधारी हैं, मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, तो ये सब हो जाएंगे यूरियोटैलिक, अर्थात यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। और एक होगा रेप्टिलिया एवीज, जिसमें पक्षी आ जाएंगे, कीट आ जाएंगे, ये सब होंगे आपके यूरिकोटैलिक। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आप लोग को यहाँ पे चित्र में उदाहरण बताया गया है, ये क्या है तो आप देख सकते हैं। अमोनिया, ये एमीन ग्रुप्स हैं, तो इसके आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। एक अमोनिया को उत्सर्जित करने वाला, एक यूरिया को, और एक यूरिक अम्ल को। तो इस तरह से आप को बता दें, इसमें मछली हो जाएंगे, इसमें जो है स्तनधारी हो जाएंगे, गाय और मेढक भी हो जाएंगे, और इसमें कीट ऊट हो जाएंगे, पक्षी हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रमुख उत्सर्जी अंग एवं उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी अंग त्वचा है हमारा। सबसे पहले त्वचा आता है, तो त्वचा से क्या क्या बाहर निकलते हैं? पसीना हो गया, सीबम। आप लोग जब सो के उठते होंगे तो नाक से इस तरह से, अगर आप नाक पे हाथ रख के हाथ को ऐसे ऐसे करते होंगे तो वहाँ पे एक चिपचिपा सा पदार्थ आपको पता चलता होगा, उसी को सीबम बोलते हैं या मोम भी बोलते हैं। साथ ही साथ नमक। गर्मी के मौसम में जब आप काले कपड़े पहनते हैं तो उस पर एक वाइट कलर का धब्बा बन जाता है, वो एक्चुअल में नमक ही है। तो त्वचा उत्सर्जी अंग हो गया। फेफड़ा, फेफड़ा से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जलवाष्प, बलगम, बलगम मतलब थूक, खेखाड़, ये सब जो है हम लोग अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। फिर है बड़ी आंत। जब हम लोग भोजन लेते हैं तो भोजन जब पचने के बाद भोजन को कहा जाता है काइल, जो कि हमारे रेक्टम में जाकर जमा हो जाता है। तो ये अनपचा भोजन हो गया, धातु के लवण हो गए, इसे हम लोग बड़ी आंत की सहायता से अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। फिर आता है यकृत। यकृत का काम होता है अमोनिया को यूरिया में बदलना। हमारे शरीर में जो अमोनिया रहता है, अमोनिया बहुत खतरनाक होता है, इसे यूरिया में बदलने का काम करता है यकृत। और फिर है वृक्क, और ये वृक्क ही सबसे इम्पोर्टेंट उत्सर्जी अंग है। ये वृक्क जो है अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, इसे जल में मिलाता है और ये मूत्र के रूप में ये शरीर से बाहर निकालता है वृक्क। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग आते हैं मूत्र पे। मूत्र या पेशाब या यूरिन, तो इसके बारे में जान लेते हैं। कई बार इससे सवाल पूछे जाते हैं। जो मूत्र होते हैं उसमें 96%, दोस्तों कहीं कहीं 95% भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो जल की मात्रा होती है 96%। उसी तरह से यूरिया की मात्रा होती है 2%, यूरिक अम्ल की मात्रा होती है 2%। मूत्र का पीएच आपको याद रखना है 6 होता है, और पीएच 6 का मतलब होता है अम्लीय। आपको बता दें, पीएच अगर 7 है इसका मतलब है उदासीन, अगर पीएच 7 से अधिक है इसका मतलब है क्षारीय, और 7 से कम रहने पर मतलब है उदासीन। तो पीएच मान आप देख सकते हैं 6 है, इसलिए मूत्र अम्लीय होता है। हालांकि पीएच का जो रेंज होता है वो 4.5 से 8.0 तक होता है। दोस्तों मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है, और इसमें जो गंध आता है वो अमोनिया के कारण आता है। आप लोग देखे होंगे जब स्टेशन पे एक ही जगह कई लोग जब पेशाब करते हैं तो वहाँ से बहुत ही गंध आने लगता है। तो एक्चुअल में निकलता है यूरिया, लेकिन यूरिया कुछ देर के बाद अमोनिया में बदल जाता है, और अमोनिया के कारण ही मूत्र गंध करने लगते हैं। आपको बता दें, एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र विसर्जन करता है। तो इसे एडिशनली आप लोग याद रखेंगे। आइए इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये मूत्र है, पीले रंग का होता है यूरोक्रोम के कारण, आपको बता दिया गया।
इसमें क्या क्या कितने प्रतिशत हैं, आपको मुख्य रूप से यूरिया याद रखना है 2% और 95% यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है। 95 से 96% वाटर याद रखना है, बाकी अन्य चीज़ें भी होते हैं, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं जल संतुलन की। तो दोस्तों जल संतुलन क्या होता है, शरीर में जल की मात्रा का संतुलन की क्रिया जो है वो जल संतुलन कहलाता है। और सामान्यतः उत्सर्जन की क्रिया एवं जल संतुलन की क्रिया साथ साथ संपादित होती है। अब हम लोग बात करते हैं जो मुख्य उत्सर्जी अंग हैं, मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, किडनी, जिसे वृक्क हिंदी में कहते हैं। इसको गुर्दा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो इस तरह से इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो आइए, जो मानव उत्सर्जन तंत्र है, ये मानव उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहले आता है वृक्क, उसके बाद आता है मूत्र नलिका, उसके बाद आता है मूत्राशय और उसके बाद मूत्रमार्ग। तो ये 4 इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के। तो आइए सबके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले वृक्क के बारे में बात करते हैं। ये जो वृक्क है, इस वृक्क को हम लोग किडनी अंग्रेजी में बोलते हैं। ये हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी की संख्या 2 होती है। किडनी का भार लगभग 140 ग्राम होता है। लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। किडनी के बाहर जो हमारे किडनी होते हैं कुछ इस तरह के, तो किडनी के बाहर एक झिल्ली लगी होती है दोस्तों, उस झिल्ली को हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम। किडनी के 2 भाग होते हैं। अगर ये मान लीजिए किडनी है तो इसके 2 भाग हैं। एक बाहरी भाग जिसे हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं और एक अंदर वाला भाग जिसे हम लोग मेडुला बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख गया है, कॉर्टेक्स और मेडुला। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि किडनी के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ये नेफ्रॉन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें, प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 10 लाख। आइए बात करते हैं किडनी के कार्य की। पहले आपको किडनी की संरचना बता दें। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा किडनी एक इधर है, एक इधर है। इधर वाला बायां किडनी, इधर वाला दायां किडनी। यहाँ पे धमनी और शिरा लगे हुए हैं। आपको बता दें, ये जो आपको मार्ग दिख रहा है, यही है आपका मूत्र मार्ग या मूत्र वाहिनी, सॉरी मूत्र नलिका या मूत्र वाहिनी। ये जो है इसको बोलते हैं मूत्राशय और ये आपका मूत्र मार्ग हो जाएगा। इस तरह से 4 इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला तो ये किडनी हो गया, किडनी के बाद जो है आपका मूत्र वाहिनी हो गया, फिर मूत्राशय हो गया और साथ ही साथ ये हो गया मूत्र मार्ग। तो ये हमारे उत्सर्जन तंत्र के मुख्य 4 भाग हैं। आपको बता दें किडनी का क्या काम है। तो इसके प्रमुख काम में आता है रक्त को छानना। ये रक्त को छानने का काम करता है, पेशाब का निर्माण करता है, हमारे ब्लड के पीएच को कंट्रोल करता है और जहर को निष्क्रिय कर देता है। जो लोग जहर खा लेते हैं, तो अगर जहर उसके किडनी तक पहुंचता है तो किडनी जो है उस जहर को निष्क्रिय कर देता है। साथ ही साथ जो शराब पीते हैं लोग, तो शराब पीने पर भी वो हमारे किडनी जो हैं उस शराब को भी निष्क्रिय कर देता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूत्र नलिका की। तो मूत्र नलिका क्या है, इस नलिका के माध्यम से मूत्र मूत्राशय तक पहुंचता है। अब मूत्राशय क्या है, तो मूत्र इसमें जाकर संचित हो जाता है, जमा हो जाता है। और मूत्र मार्ग क्या है, तो समय समय पर इसी मार्ग के द्वारा हम लोग मूत्र का विसर्जन करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं उत्सर्जन तंत्र और उससे संबंधित बीमारियां। उत्सर्जन तंत्र से संबंधित बीमारियां, सबसे पहला किडनी स्टोन। कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं
किडनी स्टोन में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो दोस्तों उसमें होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। जो किडनी में स्टोन हो जाते हैं वो किडनी स्टोन एक्चुअल में कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। एक बीमारी होता है यूरेनिया। यूरेनिया जो बीमारी है ये अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने के कारण यूरेनिया हो जाता है। तीसरा बीमारी है गठिया। गठिया क्या होता है दोस्तों? जोड़ों में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाने पर गठिया बीमारी हो जाती है। जो हमारे जोड़ होते हैं, हड्डियों के जोड़, उसमें साइनोवियल द्रव्य भरा होता है, लेकिन वृद्धावस्था में इसकी मात्रा घट जाती है और उसके स्थान पे यूरिक अम्ल जम जाता है और यूरिक अम्ल जम जाने से गठिया नामक बीमारी हो जाता है और वो ज्वाइंट तब वहाँ पे दर्द करने लगता है। तो आप लोग को याद रखना है। एक होता है किडनी ट्रांसप्लांट। क्या होता है दोस्तों? जब कोई व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है या किडनी काम करना बंद कर देता है तो वैसी स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति की किडनी को लगाया जाता है। इसे ही हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। और आपको बता दें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 24 आवर का समय होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो गया तो किसी दूसरे व्यक्ति का किडनी लगाना है तो 24 घंटे के अंदर उसे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अब है डायलिसिस मशीन। दोस्तों ये डायलिसिस मशीन का क्या काम होता है? तो जब किडनी ठीक तरह से कार्य नहीं करती है तो शरीर में अवशिष्ट पदार्थ जमा हो सकता है। ऐसी स्थिति में कृत्रिम वृक्क के रूप में डायलिसिस मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा किडनी के सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग हीमोडायलिसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। आप लोग देख सकते हैं ये आपका हीमोडायलिसिस प्रक्रिया है। ये मशीन है हीमोडायलिसिस मशीन और इसके द्वारा किडनी में जो जो कार्य होते हैं इस मशीन के द्वारा भी वही कार्य किए जाते हैं। यह एक कृत्रिम किडनी का काम करता है। तो हॉस्पिटल में जाके लोग जिसका भी किडनी खराब होता है वो इस डायलिसिस मशीन के द्वारा अपने ब्लड का फिल्ट्रेशन करवाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पार्ट की, नेफ्रॉन की। तो दोस्तों नेफ्रॉन और भी महत्वपूर्ण है। आपको बता ही दिए प्रत्येक किडनी में लगभग प्रत्येक किडनी में लगभग 10,000 नेफ्रॉन पाए जाते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं। नेफ्रॉन यूनिट ऑफ किडनी, ये किडनी का पार्ट होता है, इकाई होता है। फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, ये फिल्टर का काम, यही मेन काम करता है। यही है आपका वृक्क या नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही जो है किडनी में फिल्ट्रेशन का काम करता है। अगर हम बात करें प्रत्येक किडनी में इसकी संख्या तो ये होता है 10 लाख या आप 1 मिलियन भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 मिलियन को ही 10 लाख कहा जाता है। तो नेफ्रॉन की संख्या 1 मिलियन अर्थात 10 लाख होता है। जरा देख लेते हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये है अभिवाही धमनिका और इधर जो निकल रहा है ये है अपवाही धमनिका। यहाँ पे ये जाल जैसी एक रचना है जिसे ग्लेमेरुलस कहते हैं। ये जो एक रचना ऐसे दिखाई दे रहा है इस रचना को वोमेन संपुट कहते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं अवरोही भुजा, इसको बोलते हैं आरोही भुजा। ये आपका हेनले रूप है और इसे सम्मिलित रूप से वासा रेक्टा भी कहते हैं। आपका यहाँ पे जो दिख रहा है वो है पीसीटी और इधर जो दिख रहा है ये है डीसीटी। पीसीटी का मतलब है समीपस्थ कुंडलित नलिका, डीसीटी का मतलब है दूरस्थ कुंडलित नलिका और साथ ही साथ ये जो आपको दिख रहा है ये है संग्रहक नलिका। तो इस तरह से आइए इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। आपको बता ही दिए इसके मुख्य भाग कौन कौन है। तो वोमेन संपुट हो गया, ग्लेमेरुलस हो गया, हेनले लूप हो गया, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्राहक नलिका। तो इस तरह से ये नेफ्रॉन के भाग हैं मुख्य। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले वोमेन संपुट की। तो वोमेन संपुट आप यहाँ पे एक रचना देख रहे हैं, यही है वोमेन संपुट।
प्रत्येक वृक्क में नलिका का जो आरंभ होता है वो प्याली जैसी रचना से होती है। इस प्याले जैसी रचना जो होती है इसी को हम लोग वोमेन संपुट कहते हैं। यही रचना आपका वोमेन संपुट है। अब है ग्लेमेरुलस। यह जाल जैसी रचना होती है जिसे वोमेन संपुट घेरे रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं एक रचना जाल जैसी है अंदर में, इसे ये वोमेन संपुट घेरे हुए है, तो इसे ही हम लोग ग्लेमेरुलस कहते हैं। दोस्तों चेंज कर लेते हैं कलर, ये आपका ग्लेमेरुलस है। आपको बता दें दोस्तों, जो हमारे वोमेन संपुट हैं एवं ग्लेमेरुलस हैं, इसके सम्मिलित रूप को मेलपिगियन कोष कहते हैं। ग्लेमेरुलस और वोमेन संपुट के सम्मिलित रूप को हम लोग मेगपिलियन पॉइंट कहते हैं, कोष कहते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका क्या होता है? वृक्क नलिका के काय मतलब ये वाला, एक समीपस्थ और एक दूरस्थ कुंडलित नलिका। इधर होता है दूरस्थ, इधर होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये नीचे आकर अवरोही चाप बनाता है, जबकि दूरस्थ कुंडलित नलिका आरोही चाप बनाता है। दोस्तों आरोही चाप एवं अवरोही चाप को संयुक्त रूप से हेनले लूप कहते हैं। ये आपका हेनले लूप है। इधर यू जो शेप का इस तरह का जो दिख रहा है यू शेप का, ये आपका हेनले लूप है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है संग्राहक नलिका। तो संग्राहक नलिका आपका ये वाला है। आरोही चाप आगे जाकर जो है संग्राहक नलिका में खुलता है और इसमें अनेक वृक्क नलिकाएं आकर खुलती है, जो सामान्य संग्राहक नलिका बनाता है। ये सामान्य संग्राहक नलिका है, ये बनाता है। और अंत में जो है मूत्र इसी वाहिनी में, मूत्र ये जो है नलिका ये मूत्र वाहिनी से अंत में जाके जुड़ जाता है। अब हम लोग नेफ्रॉन काम कैसे करता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नेफ्रॉन कैसे काम करता है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले होता है ग्लेमेरुलस। ग्लेमेरुलस में ब्लड आता है जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है, जिसे हिंदी में निस्पंदन कहते हैं। ये रक्त को छानने का भी काम करता है और साथ ही साथ जब इसमें रक्त छन जाता है, मतलब जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, जो भी अनुपयोगी पदार्थ हैं, वो छन के वोमेन संपुट में पहुंच जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक जो अभिवाही धमनिका होती है उससे होके ब्लड वापस चला जाता है। जो ब्लड शुद्ध हो जाता है छन के, वो वापस चला जाता है। लेकिन ग्लेमेरुलस जो है कुछ ऐसे पदार्थ को भी छान देते हैं जो कि नहीं छानना चाहिए। कहने का मतलब वो कोशिका के लिए उपयोगी होता है, हमारे बॉडी के लिए उपयोगी होता है। जैसे कि ये प्रोटीन को भी छान देता है, विटामिन को भी छान देता है। तो उस स्थिति में वोमेन संपुट क्या करते हैं? आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण करते हैं, साथ ही साथ उसमें से यूरिया को अलग करते हैं। यूरिया को अलग करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस कहने का मतलब हमारे बॉडी में ये जो प्रक्रिया होती है इसे डायलिसिस कहते हैं। तो यूरिया जब अलग हो जाता है तो ये पेशाब का निर्माण करता है नेफ्रॉन, उसका अगला पार्ट, और उसी में अमोनिया यूरिया मूत्र में मिलाता है। साथ ही साथ ये रक्त को छान के कुल मिला के इस तरह से ये प्रोसेसिंग करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। तो इसी तरह से नेफ्रॉन काम करता है। तो दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो को इतना तक ही रखते हैं। इससे अगला वीडियो आएगा जिसमें आप लोगों को पादपों में उत्सर्जन बताया जाएगा। तो हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।